नाजरीन आदाब, आपके बहुत ही हर दिल अजीज़ प्रोग्राम एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत अजीम शख्सियत से कराने जा रहे हैं। अजीम इसलिए कि मेरे ख़्याल से उन्होंने कभी आराम किया ही नहीं, मुसलसल काम में मशगूल मसरूफ़, और तालिब इल्मी के ज़माने से अब तक इनके जो कारनामे हैं वो अभी गुफ्तगू जब हमारी शुरू होगी तो आपको वाकई रश्क होगा कि हम आज कितने अच्छे एक शख्सियत के साथ आपके रूबरू हाजिर हुए हैं। आज हमारे स्टूडियो में जनाब नकुल प्राशर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के विज्ञान प्रसार के डायरेक्टर हैं। आपकी तालीम और तरबियत, तालीम के साथ तरबियत भी मैं कहूँगा, उस ज़माने में हुआ करती थी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, और आपके वालिद भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ही फ़ारिग थे और शायद ये उनकी ख्वाहिश थी जिसकी फरमाइश आपने पूरी की और आपकी तालीम और तरबियत भी जामिया में हुई। उसके बाद आप दिल्ली के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, जो आप यूनिवर्सिटी की शक्ल ले चुका है, वहाँ से फ़ारिग हुए और आपने फ़िज़िक्स में, अप्लाइड फ़िज़िक्स में आपने डॉक्टरेट किया और जिस कॉलेज में पढ़े वहाँ पढ़ाया। 6 साल से ज़्यादा वक्त वहाँ आपने दर्स व तदरीस में किया। दिल्ली की टकसाली ज़बान में एक लफ्ज़ है कि जो लिखता है बेपनाह लिखता है, बेशुमार लिखता है, हद से ज़्यादा लिखता है, उसे लखोड़ कहते हैं। तो ये लिखोड़ साबित हुए हैं। 100 से ज़्यादा मज़ामीन, 10 से ज़्यादा किताबें, और इनकी 3 अहम किताबों को बहुत बड़े पैमाने पर अवार्ड से नवाजा गया है। नकुल प्राशर साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आप जिस रवानी से उर्दू बोलते हैं जी, तो मैंने जैसा कि अभी अर्ज़ किया कि जामिया, जी, क्या घर से भी तरबियत मिली थी आपको? शुरुआत तो सब घर से ही हुई थी। जी जी। और घर के अंदर एक माहौल था, ना सिर्फ वालिद साहब की तरफ से, हमारे मामू जान अच्छा। भी काफ़ी लिखते थे और उनकी भी उर्दू में ख़ास वो लगाव था उनका उर्दू के लिए। और एक मामा नहीं, हमारे तीनों मामाओं में उर्दू के लिए ख़ास लगाव था। लिहाजा घर के अंदर आम बोलचाल के अल्फाज जो थे, जो बातचीत का जो तरीका था, उसके अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा जो लफ्ज़ हमने सुने वो उर्दू के थे। जी। हिंदी और बाकी तो लफ्ज़ होते ही थे जी। या तो होते थे तो पूरे बहुत हाई क्लिष्ट हिंदी जी, होती थी, हाँ। या हाई क्लिष्ट उर्दू होती थी। तो वो खालिस उर्दू होती थी और ख़ासकर उसके प्रोनंसिएशन पे बहुत जोर दिया जाता था और हमसे हमेशा कहा जाता था कि ये ठीक से बोलो, ये तुमने गलत बोला। तलफ़ुज़ ऐसा होना हाँ, ऐसा होना चाहिए। जी। उस पर ख़ास ध्यान दिया जाता था और हमारी मदर खुद जी। उस बात पे जोर देती थी और उनके ज़ोर देने की वजह से ही जो कुछ थोड़ा बहुत मैं आज बोल पाता हूँ या समझ पाता हूँ और जो जज्बा उर्दू के लिए पैदा हुआ वहाँ से हुआ। जी, जी, और उसके बाद सोने में सुहागा, जब मैं जामिया मिल्लिया पहुँचा, वहाँ पढ़ा, जी, जी। और वहाँ कुछ ऐसा माहौल रहा कि जब भी मुशायरे होते थे तो चुपचाप जाके उसमें शिरकत करता था, सुनता था। एक कई बार ऐसा एहसास भी होता था कि मैंने साइंस क्यों ली। हाँ, ये बात बहुत अहम है कि मतलब मैं ये पूछने वाला था कि ये साइंस क्या, वालिदैन मतलब साइंस बैकग्राउंड के थे या फिर आपका शौक़ था, या आपको हुक्म दिया गया कि साइंस पढ़नी है? मतलब अप्लाइड फिजिक्स में आपको बहुत काम है, बहुत काम किया आपने। जी, साइंस कैसे तो पढ़ी आपने? वो वालिद साहब हमारे साइंसदान थे और उन्होंने बहुत पहले कानपुर यूनिवर्सिटी से BSc एग्रीकल्चर किया और एग्रीकल्चर करने के बाद उस वक्त सरकार की तरफ से बहुत सारे लोगों को, शुरुआत में ये बात है अर्ली 50s की, एग्रीकल्चर साइंस ग्रेजुएट्स को विदेश मुल्कों में भेजा जा रहा था और ज़्यादा पढ़ाई के लिए। तो आप थोड़े से गांधीयन विचारधारा के थे, उनकी ये कोशिश ये थी कि मैं देश में रह के देश का कुछ काम करूं। लिहाजा वो रुके और उन्होंने उर्दू और हिंदी के अंदर जितना भी एग्रीकल्चर साइंस का रिसाले थे, जो कंटेंट था जो बाहर से आया था, और पंतनगर एक यूनिवर्सिटी है जो अमेरिकन एड से बनी थी, तो वहाँ तमाम कंटेंट अमेरिकन साइंस का था। उसको उन्होंने कहा मैं यहाँ रह के देश की सेवा करूँगा, देश की खिदमत करूँगा, और उसको तर्जुमा किया। और उन्होंने करीब 3.5 लाख पेजों का ओरिजिनल राइटिंग हिंदी और उर्दू में एग्रीकल्चर साइंस में कराया। और तो वो घर में मैंने देखा, जब लोग आते थे उन्हें बैठ के, तो हमारी मदर काफ़ी कई बार परेशान हो जाती थी कि रोज़ आए दिन यहाँ जमावड़ा लगा रहता है, ये क्या आपको देंगे? बोले नहीं, ये मेरा पैशन है और मुझे करना है। और वो जब घर में देखते थे, सुनते थे, तो दूसरे कमरे में उनके साइंटिस्ट और वो बैठ के उन्हें समझा रहे होते थे कि भाई आप ऐसा लिखें, ये वर्ड यूज़ करें, ये करें। वो एक, जब बचपन में कोई चीज़ आप सुनते हैं, सीखते हैं, जी बिल्कुल, वो आपके एम्बेड हो जाती है बैक ऑफ द माइंड, और उसी का मतलब नतीजा। गांधीयन थे आपके वालिद, और इतना बड़ा वो जो आपको एक मौका मिला था छोड़कर उन्होंने ये सब काम किया। जी।
तो आप भी तो गांधीयन हो गए, क्योंकि आप अमेरिका गए 25 साल का, आप इतने डॉलर में आपको इतनी रकम मिलती थी, वो छोड़ के हिंदुस्तान में खिदमत करने आए। तो ये जज्बा क्या वालिद साहब से इंस्पिरेशन थी या क्या फैसला था? ये इंस्पिरेशन था साहब। उन्हें गुजरे हुए आज करीब 20 वर्ष होने वाले हैं, 20 साल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से कसक थी कि उनका जो काम है वो काफ़ी अभी होना है, वो होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा मुकाम मैंने अपनी जगह वहाँ हासिल कर लिया और बहुत कुछ कर लिया, और साइंस की वैसे भी बहुत खिदमत कर चुका था। तो ज़रूरत है चलो अपने देश चलें, वहाँ चल के कुछ काम करें। तो ये जो सोच है, ये फीलिंग है, ये मतलब बहुत सुखद अनुभव जिसे कहना जी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो कैसे फील करते हैं आप इसको? नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आप हंसेंगे, और लोग मुझसे पूछते हैं कि सरकारी महकमे में आके कैसा लगता है। जी जी। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, और थोड़ा सा उसको गलत कॉनोटेशन में ना लें। मैं तो कहता हूँ ये एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है और एंटरटेनमेंट है। क्योंकि जब आप खुश होकर इसको करते हैं, जब उसको आप एंजॉय करते हैं, रिलिश करते हैं, तो एक अलग ही आपको एक उसका फीलिंग आती है, और आपको एक कंप्लीटनेस की फीलिंग मिलती है। और ख़ासकर जो उस ज़ुबान का जिससे शुरू से लगाव रहा, और इसकी कोशिश हमेशा करता रहा। शेर व शायरी करने में खूब मैंने अपनी टांग अड़ाई उसके अंदर, और इस मैदान में जोर आजमाई किया आपने? खूब जोर आजमाई करी। और एक दो नज़में भी लिखी और वो फेसबुक पे डाली, और मुझे तो समझ में नहीं आया, मुझे लगा मैंने लिख दी हैं। काफ़ी लोगों को दिखाई, उन्हें पसंद आई, तो उससे बहुत हौसला अफजाई हुई, और अब लिखने की कोशिश में हूँ। अब साइंसी शेर व शायरी की तरफ एक नई विधा बन सके, एक नया जॉनर पैदा हो सके, उसकी कोशिश है। अच्छा, एक ज़माने तक आपने एडिटिंग भी की है, सुना, साइंटिफिक मैगजीन्स के अंदर। जी। वो सिलसिला क्या था आपका? वो ऐसा फिर दोबारा मैं अपने वालिद साहब पे जाता हूँ। उनका ये कहना था कि, और ख़ासकर हिंदुस्तान में अगर आप अपने बाप की इकलौती औलाद हैं, जी। तो आपको वही करना पड़ता है जो आपके वालिद साहब करते आते हैं। तो दर्जी का बेटा दर्जी बनता, वो यही कहते थे। तो एडिटिंग क्या है, वो एक तरह की टेलरिंग है, कंटेंट की टेलरिंग है। तो अपने आप को कंटेंट का टेलर कहते थे। तो वो खून, वो चीज़ें उनसे सीखी, उसको किया मैंने। और साइंस की कॉपी एडिटिंग कोई फॉर्मल स्कूल एडिटिंग का था नहीं। लिहाजा बहुत कुछ जो उनके एक्सपीरियंस से मैंने सीखा वो किया। फिर तमाम मगरिब से जो किताबें आई उन सबको इकट्ठा किया, उन्हें पढ़ा, और उनसे पढ़ के तमाम स्टाइल शीट्स बनाई, तमाम चेकलिस्ट बनाई, और उससे उसकी कोशिश शुरू करी। तो सन 95-96 में जब एक तेज़ी से एक नया बिज़नेस इंडिया में आ रहा था, साइंटिफिक कॉपी एडिटिंग ऑफ रिसर्च जर्नल्स का, तो उसमें मैंने दखल दी। और उसके अंदर मुझे इस बात का फ़ख्र है कि उन शुरुआती कुछ लोगों की जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, उसमें मैं शामिल हुआ, और इस देश की उस तरह से खिदमत करी। उन सब साइंस ग्रेजुएट्स को, जिनको एक नए ऑक्यूपेशन की ज़रूरत थी, एक नए एरिया की ज़रूरत थी, उसको मैं यहाँ ला सका। बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला, और कोशिश अभी भी ये जारी है कि आगे मरने से पहले करीब 25 काम करना है, अभी जीने की बात कीजिए। कि करीब 25-30 हज़ार अगर साइंस एडिटर पैदा कर सकें, तो ना सिर्फ देश की बल्कि पूरे साइंसी जमात की एक बहुत बड़ी खिदमत होगी। अच्छा नकुल पाशा साहब जी, ये हमारे जो तालिब इल्म हैं जो ज़्यादातर इसको देखेंगे, इस्तेफादा करेंगे आपकी गुफ्तगू से, जी, ये विज्ञान प्रसार जी, नाम से तो समझ में आता है जी कि प्रमोशन, प्रोपोगेशन, ये एक्चुअली आप लोग क्या करते हैं? आपका मैदान है क्या? जी, आम आदमी के लिए, आम साइंस से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए, या आम फहम बनाने के लिए? मतलब काफ़ी कोशिशें मैं सुना है मैंने, सेमिनार, सिम्पोजियम्स, वर्कशॉप, तो वो है क्या करते हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन में सब सेक्शन 56A(H) इस बात पे जोर देता है कि हम अपने जितने भी शहरी हैं, जितने भी हमारे नागरिक हैं, उनके अंदर एक साइंटिफिक सोच, एक साइंस टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करें। उसके तहत ये हर एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एक आम सिटीज़न के लिए उसके अंदर एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी पैदा करें। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तमाम और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब ने बहुत सारी कोशिशें की, और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिवीज़न है NCSTC, जो करीब कई सालों से काम कर रहा है। उसने सन 89 के अंदर इस ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की को जन्म दिया, उसको शुरुआत की, और इसके अंदर साइंस कम्युनिकेशन, साइंस पॉपुलराइजेशन और साइंस एक्सटेंशन। तो आपने साइंस कम्युनिकेट कर ली, बातचीत कर दी, आपने उसको आसान लफ्ज़ों में लोगों को समझा दिया, पर जब तक साइंस को आप हैंड्स ऑन करके लोगों को समझाते नहीं, जब तक आप एक्सटेंशन नहीं करते हैं, जब तक उसका प्रसार नहीं करते हैं, तब तक वो बेमायने है। लिहाजा एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका ये मैंडेट था, ये तीन चीज़ों में काम करे।
तो पिछले करीब 28-29 साल तक ये लोग साइंस कम्युनिकेशन और पॉपुलराइजेशन में काम करते रहे, छोटा मोटा एक्सटेंशन में भी काम हुआ, आउटरीच भी बहुत कुछ हुआ। तो जब मैं करीब 1 साल पहले 5 दिसंबर 2018 को जब मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने ये महसूस किया कि जिस तरह से एग्रीकल्चर के फील्ड में एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ होती हैं, दूर देहात में, गाँव में जाके हैंड्स ऑन किसान को बताया जाता है कि ये देखिए कि साइंस की, लैब की ये सारी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जी आउटकम है, वो आप समझें। उसी तरह से साइंस के लैब से उठ के लोगों को समझाया जा सके, उनको उसका प्रिंसिपल और सब कुछ लॉजिक समझाया जाए, ताकि उनके मन में जो पुरानी बातें हैं, जो चीज़ें हैं, जिससे वो एक तरह से, जैसे अंग्रेज़ी में लफ्ज़ है हॉर्सेस विद ब्लिंकर्स ऑन, तो वो ब्लिंकर्स हटाने की बहुत ज़रूरत है। लोगों का जो सोच का दायरा है वो बड़ा करने की ज़रूरत है। और उनके अंदर हर एक आदमी एक साइंटिस्ट है, हर एक के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, सवाल क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जब तक आदमी के अंदर नहीं जागता है, तो चाहे उसने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी हो, बट उसके अंदर ये सब है, तो वो किसी भी साइंटिस्ट से कम नहीं है। तो ये कोशिश जी हमारे मुल्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े साइंटिफिक रीजंस के साथ उन्होंने काम किया, और वो बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में इस तरह के इदारे कायम किए। मौलाना आज़ाद जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे वो भी, और हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो भी बहुत जोश और खरोश के साथ चाहते हैं कि साइंटिफिकली करें। तो अभी जो तब्दीलियाँ आई हैं वो उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन सी तब्दीली आई जो कि बहुत ज़ोर का एक तूफान सा मचा हुआ है कि सब कुछ फैलाया जाए, काम किया जाए। जी, बहुत बहुत अच्छा आपने, और बहुत रेलेवेंट सवाल इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और ख़ासकर जितने भी साइंसी महकमे हैं सरकार के, वो तमाम उन कोशिशों में लगे हैं कि जिससे ग्रास रूट लेवल से लेके जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम साइंस को पहुँचा सकें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से एक सोशल, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, SSR, उसे CSR कहते हैं, इसे SSR कहते हैं। SSR का जन्म दिया इस सरकार ने आके, और कहा कि हर साइंटिस्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ काम करे, और वो सिर्फ लैब तक न सीमित रह जाए, उससे आगे बढ़े। उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो आप काम करते हैं उसको एक आम आदमी तक समझाने के लिए उसकी ज़बान में, उसके स्टाइल में आप अपनी बात को कहें। साइंटिस्टों से जब ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि सब हम, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, हम तो वही कार्बन के रिंग बनाएंगे और ये बनाएंगे जिससे आदमी नहीं समझेगा। लिहाजा एक DST ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है अवसर, AWSAR, आर्टिकुलेटिंग राइटिंग स्किल्स इन साइंस फॉर ऑगमेंटिंग रिसर्च। तो इसके अंदर वो जितने भी PhD के रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनसे ये कहा जाता है कि आपने जो कुछ किया है उसको आम भाषा में, आम लैंग्वेज में, आम ज़बान में अपने आर्टिकल को लिखें, और एक कंपटीशन किया जाता है नेशनल वाइड, जिसका हर 28 फरवरी साइंस डे पे जिसके अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसमें करीब पिछले साल करीब 2000 आए थे, इस साल करीब 5000 एंट्रीज आई, जिसके अंदर पोस्ट डॉक्टरल फेलोज़ को और PhD फेलोज़ को अवार्ड दिया जाता है। 1-1 लाख का फर्स्ट प्राइज़ होता है, और तमाम 10-10 हज़ार के कंसोलेशन प्राइजेस होते हैं। तो इस तरह की ऐसी तमाम स्कीम्स हैं जहाँ लैब टू लैंड, आपने नाम सुना होगा पहले था, इस तरह से लैब टू सोसाइटी की अब कोशिश की जा रही है, ताकि जो कुछ वो है वो सिर्फ लैब तक ही लिमिटेड ना रहे, बाकी सब तक पहुँचे। सोशल, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग आकार में, अलग अलग प्रकार में, अलग अलग जामे के अंदर पहना के पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ ये तो पंडित नेहरू के वक्त से ही इस पे बहुत काम हुआ है, बीच में भी बहुत काम हुआ। अब टेक्नोलॉजी की मदद से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल चारों मीडियम के अंदर इसमें तेज़ी से काम हो रहा है। फिल्में बन रही हैं, ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, सीरीज़ बन रही हैं, और इस सिलसिले में विज्ञान प्रसार को एक जिम्मेदारी मिली कि आप एक साइंस चैनल चलाएं, नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी के लेवल पे लेके आए उसको। कोशिश पूरी है, शुरुआत की है, आगे अच्छा, जहाँ तक आपसे अभी गुफ्तगू जो हुई है इस मोड़ पे, मुझे ये लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं जो भी जहाँ भी है आम आदमी वहाँ तक, किसान है, मजदूर है, जो भी है वहाँ तक लेके जाइए। तो आपको एक ज़बान में नहीं, कई ज़बानों में काम करना पड़ता होगा, कई इलाकों में काम करना पड़ता होगा। तो मैं तो ये समझ रहा कि आप हिंदी या अंग्रेजी और उर्दू तक ही महदूद है, तो आप किन किन ज़बानों में काम करते हैं? नहीं, आप बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि 5 दिसंबर 2018 को ज्वाइन करने के बाद ये महसूस किया कि जो बाकी हमारी और इंडियन लैंग्वेजेस हैं, जिसके अंदर बांग्ला है, जिसके अंदर तमिल है, जिसमें कन्नड़ है, मलयालम है, गुजराती है, मराठी है, इन सब के अंदर विज्ञान प्रसार ने तेज़ी से काम करने की कोशिश करी।
चूँकि घर के अंदर, एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा, चूँकि घर के अंदर बहुत पहले बचपन में जो हमारे यहाँ काम करने आती थी एक महिला, एक उनके साथ हमारी मदर का इंटरेक्शन होता था। हमारी मदर का जन्म कलकत्ते में हुआ, उन्हें थोड़ी बहुत बंगाली आती थी, तो वो आपस में दोनों बातें करती थी बचपन में। फिर वही ज़ुबान सीखी सुनी जो यहाँ एम्बेड हो गई, तो ऐसा लगा कि बांग्ला में क्यों ना काम शुरू किया जाए, थोड़ी बहुत टूटी फूटी बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ। वहाँ पहुँचा, वहाँ थोड़ा बहुत बोला, लोग बड़े खुश हुए। मैंने कहा चलो बढ़िया है, कारवां जल्दी इकट्ठा होगा। और हमने पहला वहाँ इजलास किया बांग्ला ज़बान में। तो बांग्ला ज़बान में एक मंथली न्यूज़लेटर विज्ञान कथा करके हमने शुरू किया। कुछ 24 किताबों, मतलब विज्ञान प्रसार का ये मैगजीन है, मंथली न्यूज़लेटर है बांग्ला के अंदर। और हमने फिर उसी तरह से, जैसे उर्दू के लिए हमने तजस्सुस का एक न्यूज़लेटर है जो मंथली न्यूज़लेटर है। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि उर्दू सबसे आगे है। वाह 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 वाह। चाहे वो तमिल, ये इल्ज़ाम है कि उर्दू वाले साइंस से बहुत भागते हैं, बट मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और ख़ासकर मैं जिक्र करना चाहूँगा डॉक्टर इरफाना बेगम का, जिनके साथ मिलकर ये काम किया, डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब का, जामिया मिलिया में मेरे फ़िज़िक्स के उस्ताद डॉक्टर जाहिद हुसैन खान, और ऐसे तमाम लोग जब इकट्ठे हुए, गौहर रज़ा वगैरह, हम सब जब इकट्ठे हुए तो हमने इसको तेज़ी से आगे ले जाने की कोशिश करी। कलकत्ता, या यूँ कहिए कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात तो नहीं कहूँगा, हमने पूरी कोशिश की है। बट चूँकि डॉक्टर इरफाना विज्ञान प्रसार में हमारे साथ ही रोज़ लगातार लगी रहती थी और उनमें एक जज्बा भी है, तो उन्होंने आज 10वां न्यूज़लेटर निकाल दिया, और वो विदाउट स्टॉप, बगैर किसी नागा के निकलता जा रहा है। और किताबों में भी उन्होंने काम शुरू किया, वर्कशॉप्स भी उन्होंने बनाई चलाई, और आगे लोगों तक पहुंचाने में वो लगातार लगी हुई हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे लोकेट करते हैं? क्या स्कूल कॉलेजेस को भेजते हैं, या मतलब कौन किसको ज़रूरत है आपकी इस तजस्सुस की, ये आपने कैसे जाना, ये कैसे अप्रोच करते हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है कि हम सब कोशिश तो ये करते हैं कि एक छोटे लेवल पे हम अपने ऑडियंस को पकड़ें और वहाँ से उनको डेवलप करें। स्कूल सबसे बड़ा अच्छा मीडियम होता है उसके लिए, और ख़ासकर हमारे देश के अंदर इतने सारे तमाम उर्दू स्कूल्स हैं जहाँ पे हमारे बच्चे हैं बाकी चीज़ों से महरूम रहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम एक ऐसी मैगज़ीन निकालें जो कलरफुल हो, जिसके अंदर तमाम इलस्ट्रेशंस हों बच्चों के समान। बट उसके साथ ही एक और भी बात समझ में आई कि जब ये मैगज़ीन घर पहुंचेगी, बच्चों के पास पहुंचेगी, तो उनके घर भी जाएगी, तो घर में उनकी माएँ भी होती हैं, तो एक उसे होलसम फैमिली न्यूज़लेटर बनाया जाए साइंस का, जिसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ हो। तो उसके अंदर हमने साइंटिस्टों के साथ इंटरव्यू किए, उनकी जीवनियाँ छापी, उनके बारे में बहुत कुछ कहा। इसी तरह से घर में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मसालों के पीछे क्या साइंस है, बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। एक उनके लिए क्वेश्चनेयर का एक कॉलम भी बनाया, बहुत सारे लोगों को दावत दी कि वो अपने अपने कॉलम्स लेके, और इस तरह से गाड़ी चल पड़ी। और अब कोशिश होगी कि कभी अगर खेलों का माहौल है तो खेलों के अंदर क्या साइंस है, किस तरह से आप गोल्फ खेलते हैं तो किस तरह से शॉट मारें तो बॉल आपकी उतनी दूर जाए। ये ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पे, हर जगह काम आती हैं, और हर एक के पीछे एक साइंस है, वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। अच्छा डॉक्टर प्रशर, ये जो काम आप बताए थे न्यूज़लेटर वाला, तो एक तजस्सुस, उस तजस्सुस को लेकर मेरे अंदर पैदा हुआ कि आप वालिदैन को भी पढ़ा रहे हैं, वही बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं। जी। तो ज़बान का तयन कैसे आप करते हैं कि वो ज़बान बच्चे को भी मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, और वालिदैन, क्योंकि बड़ा मुश्किल मामला है ये कि आप एक बच्चे के लिए बना रहे हैं किताब, तो उसकी एक ज़बान का पैटर्न अलग होगा, और उसके जो पढ़े लिखे लोगों के लिए बना रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या आपका? देखिए, इसमें तजुर्बा मेरा काम आया, जो मैंने विज्ञान प्रगति में यहाँ से करीब 25 साल पहले 3 रिसाले निकलते हैं निस्केर से, उर्दू का साइंस की दुनिया, अंग्रेज़ी का साइंस रिपोर्टर, विज्ञान प्रगति। विज्ञान प्रगति के साथ मैं जुड़ा, 3 साल काम किया, और तीनों एक ही डिपार्टमेंट में होते थे। हम सारे जितने असिस्टेंट एडिटर होते थे वो सब एक ही जगह बैठ के काम करते थे, और काफ़ी सारा कंटेंट एक दूसरे के साथ साझा भी करते थे। तो इन मंथली मैगजीन्स के अंदर होता क्या है कि तमाम हमारे कॉलम्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स होते हैं। एक बच्चों का कोना है, एक तो बड़ों का है, एक घर वालों का है, और एक किसानों का है, वगैरह वगैरह। तो हर एक के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी ज़बान में उनके लिए अलग अलग हमारे ऑथर्स हों जो उनके लिए लिखें, और जो हमारे कॉपी एडिटर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, वो एक वक्त के बाद इतने ज़्यादा पक जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि वो उसके अंदर एक डिमार्केशन कर सकें कि इसके लिए कौन सी लैंग्वेज माकूल होगी, कौन सी लैंग्वेज इसके लिए ठीक होगी, वगैरह। तो उस तरह से ये हमारी बहुत अच्छा। जी। अच्छा, ये जो किताबों का मामला है, साइंस की जो किताबें हैं, अक्सर स्कूल के बच्चे मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते। जी।
उस पर भी कुछ आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा जी है जी क्या? जी जी, ये एक बहुत ज़रूरी है कि जो जिस तरह से हमारी टेक्स्ट बुक्स बनती हैं जी। और जो पहला बना करती जब हम और आपने पढ़ी, जी जी तो हमारे पास कोई और चारा नहीं होता, तो लिहाजा हमें वही पढ़नी पड़ती थी। आज ऑप्शंस बहुत हैं। जी आज अगर आप प्रिंट नहीं पढ़ते तो आपके पास इंटरनेट पे है, ऐप पे है, ये हैं तमाम चीज़ें। जी जी और इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंटरैक्टिविटी है, इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे तो कलरफुलनेस है, इसके अंदर ग्राफिक्स अलग हैं, टेक्नोलॉजी का एक बदलाव है उसके अंदर, उसके प्रेजेंटेशन में बहुत फ़र्क है। और बहुत कुछ चीज़ें हम एक ये भी महसूस करते हैं, मगरिब की जो किताबें आती हैं उसके अंदर इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारी किताबें बहुत वर्बोज होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होता जी है, हाँ, जी हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया जाता है। वहाँ क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे मैथ्स की अगर कोई चीज़ किसी थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ें लिख के और चौथे स्टेप पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ अगर आप मेरठ या किसी किताबें देखें, उसमें लाइन बाय लाइन होता जी हाँ, है, जी हाँ, जी तो हाँ। वो इतनी स्पून फीडिंग होती है कि हम अपने बच्चे को सोचने के तक के लिए बाध्य नहीं जी करते जी हैं, जी जबकि हाँ वहाँ पे ये हाँ होता है। हाँ तो इसलिए इन सब चीज़ों के अंदर प्रेजेंटेशन, लुक एंड फील और कंटेंट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, उसमें बहुत बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव हो रहा है। वक्त की वो है, और बदलेंगे नहीं तो हम रहेंगे नहीं। बहुत सही है। अच्छा, ये साइंस के से मुतालिक जो लोग हैं, जो अभी आपने चंद नाम भी लिए हैं, जी 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 मेरा कोई ताल्लुक साइंस से नहीं है, या मेरे बच्चे के साइंस से, मतलब आप उस तक पहुंचने के लिए क्या आपके पास कोई अप्रोच है कि एक आम लोगों को साइंस से मकबूलियत जो है वहाँ तक पहुँचे, उस तक पहुँचे, उसके घर घर में पहुँचे, इसके लिए भी कोई आपका प्रोग्राम है क्या? देखिए साहब, उसके लिए तो सवाल आपका, जवाब भी आपके पास। आप थिएटर से हैं जी। थिएटर इतना मजबूत, इतना सशक्त और इतना कारगर मीडियम है जो किसी के पास नहीं है। मुझे अब अच्छे से याद है कि मैं एक स्कूल में नैनीताल में पढ़ा करता था, तो जो हमारी टीचर थी जब वो आती थी अंदर, तो वो कई बार अपनी शक्ल बदल के आती थी और आके नाटक करते हुए अच्छे अलग अलग तरीके से बताती थी, वहाँ से शुरू करती थी। और फिर वो एक ऐसे ड्राई और ड्रैप सब्जेक्ट को इतना कलरफुल बना देती थी कि हमारा अटेंशन उसमें लगा रहता था। और वो रीज़न है कि आज मुझे कई सब्जेक्ट से ज़्यादा ज्योग्राफी इसलिए पसंद है कि जिस तरह से वो ज्योग्राफी समझाती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी। लिहाजा हमारी अब पूरी कोशिश है कि हम साइंस को थिएटर के मीडियम से लेके आगे चलें, और उसके लिए साइंस थिएटर फेस्टिवल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ वहीं करके थिएटर ख़त्म नहीं हो जाए। आज इस टेक्नोलॉजी की मदद से उसकी इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग हो सकती है, और फिल्मों से ज़्यादा वो जो 1 एक्ट सीन्स होते हैं या थिएटर आप जिसे कहें या जो भी करना चाहें, अगर वो हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके अगर हम लेके जाएं तो हमारे पास ना सिर्फ साइंस चैनल के लिए बल्कि आगे तमाम जितने ऐसे एफर्ट्स हैं उन सब में बहुत मदद मिलेगी। बहुत 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 अच्छा लगा। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और आपकी वजह से, आपकी आमद की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस के हवाले से जो आपने इस कैमरे के माध्यम से हमारे नाज़रीन तक पहुंचेगी। आपका इस स्टूडियो में आमद के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे मोहतरम डॉक्टर नुकुल प्राशर साहब, जिनका ताल्लुक़ विज्ञान प्रसार से है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इदारा है, जो आपने 2018 में ज्वाइन किया था, और अभी पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बानों के हवाले से जो इनकी खिदमत हैं, जिसका भी आपने जिक्र किया, वो आप तक पहुँची हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल साहब, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह।